अब मैं रईस अहमद को दावत देता हूँ कि वो डाइस पर आकर अपना अफसाना जो हैं वो नाज़रीन के सामने पेश करें। रईस अहमद। तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं अफसाना पढ़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन आपने मुझे दावत दी तो अफसाने का उन्वान है अपनी अपनी किस्मत। रफ़ीका अपने शौहर नज़ीर से हर दिन किसी न किसी बहाने पर लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। नज़ीर वापस वार करने के बजाय हमेशा अपनी नरम मिजाजी से ही काम लेता था। नज़ीर की नरम मिजाजी की बुनियादी वजह उसकी बेरोज़गारी थी। आला तालीम हासिल करके अभी तक इसको सरकारी मुलाजमत नसीब नहीं हुई थी। एक दिन नज़ीर घर के लिए अशाई खुर्दनी लाने के लिए बाज़ार गया था। बाज़ार में इसको एक पुराना दोस्त जो इसके साथ कॉलेज में पढ़ता था मिला। दोस्त: नज़ीर, क्या हाल है आज? कैसे दिन गुजर रहे हैं? कोई मुलाजमत मिली, शादी की या अभी नहीं? नज़ीर: शुक्र अल्लाह का, दिन तो ठीक गुजर रहे हैं मगर अभी बेरोज़गार ही हूँ। शादी 2 साल पहले हुई थी, 2 बच्चे भी हुए। दोस्त: आजकल मुख्तलिफ मौक़ों में असामियों को पुर करने की गर्ज से फॉर्म निकल रहे हैं, जाओ तुम भी फार्म भरने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारी किस्मत बेदार हो जाए। बाज़ार से वापस आते ही नज़ीर फार्म भरने के चक्कर में लग गया। इंटरव्यू की तारीख भी नज़दीक आ रही है। रफ़ीका नज़ीर की बेरोज़गारी से बहुत परेशान थी। एक दिन नज़ीर दुकान पर कुछ चीज़ें लाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में ही रफ़ीका का फ़ोन आता है। जल्दी आ जाओ घर, बैंक के 2 मुलाजिम आपसे मिलने आए हैं। नज़ीर घर पहुंचता है तो बैंक मुलाजमीन इसको मुबारकबाद कहते हैं। नज़ीर: मुबारक किस बात पर? आपकी तैनाती बैंक में हुई है, हमारी ही बैंक शाख में आपको अब काम करना है। नज़ीर के हाथों में तैनाती के अहकामात थमा दिए जाते हैं। रफ़ीका, नज़ीर और इनके 2 बच्चे खुशी से समाते नहीं। नौकरी न मिलने तक वो तंगदस्ती और गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब घर का सारा निज़ाम तब्दील हो जाता है। हर रोज़ नए पकवान खाने के लिए और पहनने के लिए महंगे लिबास बीवी और बच्चों के लिए नज़ीर मुहैया रखता है। पहले मियाँ बीवी अपने 2 लाखती जिगरियों को किसी आम सरकारी स्कूल में दाखिला कराने चाहते थे। अब कस्बे के एक आला प्राइवेट स्कूल में इनका दाखिला कर लिया गया। उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत में वो किसी भी कसर बाकी नहीं छोड़ते। इस तरह की हर तरह की आला से आला तर सहूलियत 2 बेटों को मुहैया की जाती है। इनके पड़ोस में ही एक मुफलिस और गरीब आदमी अशरफ भी रहता था। अशरफ के भी 2 बेटे नज़ीर के 2 बेटों के साथ पढ़ते थे, मगर अशरफ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। इस साल नज़ीर के बड़े बेटे तजम्मुल को 10वीं जमात के इम्तिहान में बैठना है। नज़ीर ने तजम्मुल को साल भर ट्यूशन के लिए कोचिंग मरकज़ में भी दाखिला कराया था। नज़ीर को तजम्मुल से बड़ी उम्मीद है क्योंकि प्राइवेट स्कूल के साथ साथ तजम्मुल को कोचिंग मरकज़ में भी दाखिला कर लिया गया था। अशरफ के बड़े बेटे आरिफ को भी मैट्रिक इम्तिहान देना है। अशरफ और इसकी बीवी बहुत परेशान थी क्योंकि आरिफ ने जो कुछ स्कूल में पढ़ा था इतना ही सोचकर वो इम्तिहानी मरकज़ में बैठा। न उसने प्राइवेट ट्यूशन किया, न ही स्कूल या कोचिंग मरकज़ में दाखिले लिया था। इम्तिहान ख़त्म होने के बाद आरिफ ने अपने वालिद अशरफ की कमज़ोर इक़्तिसादी हालत को देखते हुए 2 महीने तक कस्बे के एक दुकानदार के पास बतौर सेल्समैन काम किया। नज़ीर अपने बेटे को शहर में एक बड़े कोचिंग मरकज़ में 11वीं जमात की पढ़ाई के लिए दाखिला करता है। पास होना तो एक मामूली बात है, लेकिन नज़ीर चाहता कि इसके बेटे तजम्मुल को ज़रूर कोई पोजीशन हो। 2 महीने बाद इम्तिहानात के नताइज भी मंजर आम पर आ गई है। आरिफ ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और तजम्मुल से बहुत ज़्यादा नंबरात हासिल किए। तमाम हमसायों और रिश्तेदारों समेत असातिज़ा भी आरिफ को मुबारकबादी देते हैं। रफ़ीका और नज़ीर दोनों मियाँ बीवी बहुत दुखी हुए। अब उन्होंने फैसला किया कि तजम्मुल को
शहर में ही किसी अला कोचिंग मरकज़ में दाखिल करेंगे और साथ ही में इसकी रिहाइश के लिए भी हॉस्टल का बंदोबस्त भी देखेंगे। 2 साल के लिए मियाँ बीवी ने हॉस्टल वार्डन को एडवांस में तजम्मुल की रिहाइश के लिए रकम दे दी। आरिफ ने 2 महीने तक जो पैसे कमाए थे उनमें से कुछ वालिद के हवाले किए और कुछ अपने दाखिले के लिए रखे। 11वीं और 12वीं जमात की तालीम भी आरिफ ने सरकारी स्कूल में हासिल की। किसी कोचिंग मरकज़ का रुख तक न किया क्योंकि बाप की माली हालत बहुत कमज़ोर थी। तजम्मुल बराबर 2 साल तक शहर में ही रहा। अपने वालिदैन ने इसको कभी घर आने न दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तजम्मुल का किसी तरीके से वक्त ज़ाया हो जाए। इस साल तजम्मुल और आरिफ दोनों को 12वीं जमात का इम्तिहान देना है। इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद नताइज भी ज़ाहिर होते हैं और इस साल भी आरिफ ने पहले से ज़्यादा नंबरात हासिल किए। तजम्मुल को 5 में से 3 किताबें ही पास हुई। 2 किताबों में इसका रेपियर आया है। रफ़ीका और इसका शौहर नज़ीर अपने हमसायों और रिश्तेदारों को मुंह तक नहीं दिखा पा रहे थे। बिलाखिर उन्होंने तजम्मुल को वर्कशॉप पर काम करने के लिए भेजा क्योंकि अच्छी खासी रकम खर्च करने और हर तरह की सहूलियात मुहैया रखने के बावजूद भी तजम्मुल की नाकामी ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आरिफ अब नीट इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। 10वीं और 12वीं जमातों में अच्छी कारकर्दगी की बिना पर आरिफ को अब स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। अब इसको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए पैसों की परेशानी नहीं है। नीट का इम्तिहान देने के बाद आरिफ अब नताइज के इंतज़ार में है। आरिफ को इसके सब रिश्तेदारों और हमसायों को पूरा भरोसा है कि आरिफ की सिलेक्शन सरकारी मेडिकल कॉलेज में होगी क्योंकि आरिफ ज़हीन भी है और मेहनती भी। एक दिन आरिफ अपने छोटे भाई और माँ बाप के साथ बावर्ची खाने में सुबह का नाश्ता कर रहा था कि मोहल्ले के मास्टर जी ने, जो आरिफ का उस्ताद भी रहे हैं, ने ये खबर सुनाई कि आरिफ की सिलेक्शन शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुई है। इसके हाथ में अखबार था जिसमें सिलेक्शन लिस्ट शाया हुई थी। इसने अखबार आरिफ के हाथ में थमा दिया। पूरा घर और ख़ानदान खुशियों से झूम उठा जब नज़ीर ने रफ़ीका को आरिफ की खुशखबरी सुनाई तो रफ़ीका की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, किस्मत अपनी अपनी। शुक्रिया। ये थे जनाब रईस साहब। तो इन्होंने अपना पुरमग़ज़ अफसाना पेश किया। तो इसी के साथ